इस लम्हे पता नहीं क्यों इसे परवीन से कही हुई बात याद आ गई। इंसानों से भी कभी प्यार किया, हाँ किया, किससे? अपनी होने वाली बीवी से। नबील ने ये जुमला परवीन के लिए कहा था। वो परवीन को अपनी बीवी बनाना चाहता था। वो जितने दिन गांव में रहा परवीन से अपना प्यार छुपाता रहा और इसे तंग करके तमाशा देखता रहा। वो अनजाने में परवीन से खेलता रहा, इसे खिलाता रहा। वो अपने प्यार का इजहार करके इसे सरप्राइज देना चाहता था, इसे हैरान करना चाहता था। जितना इसको रुलाया था इससे कहीं ज्यादा इसे हंसाना चाहता था, मगर ये वक्त कभी ना आ सका। गांव से चलते वक्त जब नबील अपने फूफा दीन मोहम्मद से बगलगीर हुआ था तो दीन मोहम्मद ने कहा था, पुत्र तुझे तेरे मरे बाप का वास्ता हमें भूल न जाना। तो नबील का दिल भर आया था। वो आगे से कुछ कहना चाहता था मगर वो नहीं कह सका था। जबान ने इसका साथ नहीं दिया था। वो दीवानावार प्यार के हाथों मगलूब होकर परवीन से प्यार का इकरार कर लेना चाहता था। वो दीन मोहम्मद को बता देना चाहता था कि वो यहाँ अपनी अमानत छोड़े जा रहा है। वो परवीन को बयाने आएगा मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी वो ऐसा न कर पाया था। हालात ने इसे डस लिया था। जमाने की गर्दिश इसकी दुश्मन ठहरी थी। वक्त का बेरहम पहिया सब कुछ रौंदता हुआ गुजर गया था। इंग्लैंड जाने के बाद वो पुरसुकून हो गया था कि किसी ने इसकी नाजुक जिंदगी तबाह होने से बचा ली थी। एक छोटे से इकरार की खुशी देखकर परवीन को फराक के तवील जहन्नुम में नहीं धकेला था। इसने सोचा कि इंग्लैंड में रहकर हालात साजगार होने का इंतजार करेगा और हालात के सुधरते ही किसी अच्छे मौका पर अपनी माँ से परवीन के बारे में बात करेगा। मगर ये बात एक राज बनकर ही इसके सीने में दफन हो गई। हालात की बेरहमी ने ऐसा पलटा खाया कि वो रूमी से शादी करने पर मजबूर हो गया। इनकार की सूरत में इसे अपनी माँ से हाथ धोने पड़ते थे। वो माँ को खोना नहीं चाहता था। यूं नबील की रूमी से शादी हो गई। फिर एक दिन इसने अपनी अक्लो दाने से इस अंधेरे को खत्म करने का अहद कर लिया, क्योंकि वो गाँव ना जाने का वादा भी कर चुका था। तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। तमाम ख्वाहिशों का सर कुचला जा चुका था। इसने फिर हालात से समझौता कर लिया, अपने आप को खुद तक महदूद कर लिया, अपनी बीवी तक महदूद कर लिया, अपने माजी को भुला दिया। मगर भूला कब था? वो तो इसके सीने में दफन था। वो राज जो किसी पे न खुल सका मगर इसके सीने में दफन रहा। फिर एक दिन मदफन में हलचल हुई और एक क़यामत खेज अंगड़ाई लेकर वो बेदार हो गया। अब नबील इस मदफन को दोबारा दबाना चाहता था, दफन करना चाहता था, मगर ये सब इसके बस में नहीं रहा था। वो लाख कोशिश कर चुका था, हजार हरबे आजमा चुका था, मगर इसे नाकामी हुई थी। नबील ये फूल तुम मेरे लिए लाए हो? रूमी चीखते हुए बोली तो नबील ख्यालात की दुनिया से वापस लौट आया। हाँ रूमी, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, नबील ने अजीब से अंदाज में कहा। और ये परफ्यूम? वो परफ्यूम उठाते हुए बोली। और ये परफ्यूम? वो परफ्यूम उठाते हुए बोली। ये भी तुम्हारे लिए, नबील बोझल आवाज में बोला। नबील तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हूँ, नबील खोया खोया सा बोला। नबील क्या हो गया तुम्हें? रूमी इसके माथे पर हाथ रख कर बोली। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, नबील बेड से उठते हुए बोला। नबील अभी तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे, मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे, अभी तुम्हें ना जाने क्या हो गया है। रूमी की पेशानी पर सलवटें उभर आई। वो मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, वो अपना हाथ माथे पर रख कर बोला। चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? हाँ, शायद काम की ज्यादती से थकन हो गई है। रूमी रूम सर्विस को कॉल करने लगी तो नबील ने इसे रोक दिया। सुनो रूमी, ऐसा करते हैं कि बाहर चलते हैं, चाय भी वहीं पी लेंगे। असल में नबील अपना जहन बांटना चाहता था। जैसे आपकी मर्जी। वैसे आप अभी कह रहे थे कि थकन हो रही है। रूमी गौर से नबील की तरफ देखकर बोली। ऐसे क्यों देख रही हो? नबील ने पूछा। डर रही हूँ कहीं आप मुझसे तो खफा नहीं है? ओ नहीं मेरी जान, मैं भला तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ। थैंक्स गॉड, रूमी ने शुक्र अदा किया। रूमी तुम कितनी अच्छी हो, नबील इसके गले में बाजू डालकर बोला। आप अच्छे हैं इसलिए मैं आपको अच्छी लगती हूँ, रूमी एक अदा से बोली। अच्छा ज्यादा तारीफ ना करो नहीं तो मैं खराब हो जाऊंगा। नबील मुस्कुराया। मुझे सब ठीक करना भी आता है, रूमी होंठ सकेड़ कर बोली। अच्छा जी हाँ, रूमी ने कहा और फिर दोनों हंसने लगे। एक बात कहूँ? दरिया सीन के किनारे चलते हुए रूमी बोली। हुक्म करें जनाब, नबील सर झुकाकर बोला। नहीं, हमें अर्ज करना है, जो कुछ भी करना है जल्दी करें, नबील तेजी से बोला। क्यों जल्दी क्या है मोहतरमा? ट्रेन निकली जा रही है। क्यों, कहाँ जाना? मैं अपने जान को शॉपिंग करवाना चाहता हूँ। ओह व्हाट अमेजिंग, रूमी चीखी। अच्छा फिर तुम अपनी अर्ज करो। अर्ज हम ट्रेन में बैठकर करेंगे। नबील ने रूमी का हाथ थामा और तेजी से ट्रेन की तरफ बढ़ा। ट्रेन चली तो रूमी का सर नबील के कंधे से टिका हुआ था।
फ्रेंच लड़कियां हसरत भरी नज़रों से नबील की तरफ देख रही थी। ना वो अंग्रेज़ पूरा था ना एशियन। इसका रंग सफ़ेद, सर के बाल भवें, पलकें गहरी स्याह थी। इसकी आंखों में बड़ी मकनातीसी कशिश थी। देखने वाला पहली नज़र उठाकर पलकें झपकना भूल जाता था। वो इंग्लैंड में जवान हुआ था, इसने यूरोप की बहारें देखी थी। लड़कियां कच्चे धागे से बंधी इसकी तरफ चली आती थी। बहुत सी इसके एक इशारे पर अपना सब कुछ वारने पर तैयार हो जाती थी। इसने बहुत सौ से दोस्ती की थी, बहुतों के साथ दादे ऐश दे चुका था, मगर प्यार इसे किसी से नहीं हुआ था। और जब प्यार हुआ था तो यूं ही हो गया था, पहली नज़र में। कहने वाले कहते हैं असल प्यार 6 माह में होता है, मगर नबील को तो 3 दिन में हो गया था। वो 3 दिन 3 सालों के बराबर थे। परवीन का प्यार नबील के सीने पर ऐसा नक्श हुआ था कि मिटने का नाम नहीं लेता था। वो इस नक्श पे हीले बहानों और मुसलतों का गलाफ चढ़ा रहा था। वो होटल में आराम करने के बजाय रूमी के साथ यूं बाहर निकल आया था। इसकी भी यही वजह थी कि वो अपना ध्यान बटाना चाहता था। वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया था। वो हंस हंस कर रूमी से बातें कर रहा था। अब तो आप काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं, रूमी नबील को किस करते हुए बोली तो आसपास बैठी लड़कियों के दिल जलकर राख हो गए। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा था कि बाहर चलते हैं, होटल में मेरा दिल घबरा रहा था। अब दिल घबराना बंद हो गया, रूमी चुटकी लेते हुए बोली। ऑफ कोर्स, ओ हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारी वो अर्ज़। जी हाँ, अर्ज़ किया है। तुम कोई शेर सुनाने लगी हो? नहीं मोहतरम, बंदी अर्ज़ करती है कि आपको मेरे से कोई शिकायत हो तो मुझी से कहिएगा, मॉम या डैड से बात नहीं करना। क्यों, वो डांटेंगे? बस यही समझ लो। रूमी यकदम संजीदा होकर बोली। एकदम से ही इसके लहजे में सख्ती आ गई, जिसे नबील ने भी शिद्दत से महसूस किया। नबील के माथे पे सलवटें उभर आईं। रूमी, क्या बात है? नबील भी संजीदा हो गया। कुछ नहीं, रूमी बदस्तूर संजीदगी से बोली। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैंने तुमसे क्या छुपाना है? रूमी तेवरी डालकर बोली। फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? कैसे बिहेव कर रही हूँ मैं? रूमी, तुम्हारे साथ मसला क्या है? अभी तुम अच्छी भली थी, हर बात का जवाब देना ज़रूरी है क्या? रूमी तलखी से तेज़ आवाज़ में बोली। नबील हैरान इसे देखता रह गया। इसके बाद नबील ने रूमी से कोई बात नहीं की। रूमी भी मुंह बनाए बैठी रही। नबील खामोश बैठा रूमी के नाराज़ होने के असबाब पर गौर करता रहा। नाराज़ होने की वजह लड़कियों का मुसलसल इसकी तरफ देखना तो नहीं था, या इसका लड़कियों की तरफ देखना। बात नबील के दिल को नहीं लगी। ऐसी कोई वजह नहीं थी। नबील इससे पहले भी रूमी के साथ बाहर निकलता था, लड़कियां इसकी तरफ घूर घूर कर देखती थी। फिर क्या वजह थी जो रूमी का लहजा यकदम बदल गया था? इसमें तलखी आ गई थी। नबील बहुत देर सोचता रहा, मगर कोई सिरा हाथ नहीं आया। रूमी, आई एम सॉरी, मैंने बिला वजह तुम्हें तंग किया। नबील हक पे होते हुए भी सॉरी करने लगा। फिर यकदम रूमी की जून बदल गई। नहीं नबील, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। यकदम अपना रवैया बदल लेना इसे शायद विरासत में अपनी माँ से मिला था। मेरे ही लहजे में एकदम तलखी आ गई थी। इट्स ओके, नबील मुस्कुराकर इसे खुद से लगाते हुए बोला। नबील खामोश हो गया, मगर एक शक ने नबील के दिल में जगह पकड़ ली थी। वो दूध पीता बच्चा नहीं था, वो पेचीदा रवैयों और इंसानों को जानता था। रूमी का लहजा एकदम से सर्द क्यों हो गया था? वो इस लम्हे बिल्कुल बदली हुई रूमी लग रही थी। नबील से मोहब्बत करने की बजाय नफरत करती रूमी। मेरी बात का गुस्सा लगा ना आपको? वो खामोश बैठे नबील के साथ लगकर बोली। वो कभी आप और कभी खुद ही तुम पर उतर आती थी। नहीं, ऐसी तो नहीं लगा था। आप ऐसे ही झूठ मत बोले। वो नबील की बात काट कर बोली। हाँ, थोड़ा थोड़ा लगा था। नबील हल्का सा मुस्कुराया। थोड़ा थोड़ा क्यों? आपको बहुत गुस्सा लगना चाहिए था। हाँ, रूमी नबील की टांग पे हाथ मारकर बोली। अच्छा, फिर बहुत गुस्सा लगा था, नबील ने कहा तो एक बार फिर दोनों हंसने लगे। नबील रूमी के इस रवैये की वजह से बुरी तरह डिस्टर्ब हुआ था, मगर इसने फिर इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा था, और फिर से रूमी के साथ हंस हंस कर बातें करने लगा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नबील, प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ ना होना। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं इस बारे में बहुत हसास हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपको मुझसे कोई शिकायत हो और आप इसका ज़िक्र डैडी से करें। इस तरह वो बहुत परेशान होंगे, और मैं नहीं चाहती कि डैडी मेरी वजह से परेशान हो। आगे इन्हें भला कम परेशानियाँ हैं। रूमी, पहली बात तो ये कि मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी, और अगर हो भी तो मैं भला इसका ज़िक्र मामू से क्यों करूँगा। नबील, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। नबील, तुम्हारे दिल में क्या है? तुम बैठे बिठाए एकदम सोचों में गुम हो जाते हो। तुम्हारे चेहरे पे अनजाना सा करब उमड़ आता है।
यकबारगी नबील का दिल बहुत ज़ोर से धड़का। इसे यूं लगा जैसे दिल का चोर पकड़ा गया है। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। नबील नज़रें चुरा कर बोला, तुम्हें मेरे बारे में कोई शक है, मुझसे कोई शिकायत है? नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं। कहीं हनी की तरफ से तो आप परेशान नहीं रहते? मैं कसम खाकर कहती हूँ कि जिस दिन से आपके साथ अहद किया था मैं इसे कभी नहीं मिलूँगी। इस दिन से आज तक ना मिली हूँ ना कभी मिलूँगी। आप मेरा एतबार करें नबील। इस लम्हे भी नबील को इस पर बहुत प्यार आया। नबील अपने बारे में डर गया था कि शायद रूमी को इसकी सोच और इसकी अफसरदगी का सबब मालूम हो गया है, मगर वो तो अपनी सफाइयाँ पेश करने लग गई थी। इत्मीनान की एक ठंडी लहर नबील के पूरे वजूद में फैल गई। इन्हें पेरिस में ठहरे हुए 7वां 8वां दिन था जब एक रात सुम्मी, टोनी और शकील भी वहाँ पहुँच गए। एकदम ज़बरदस्त रौनक लग गई। इन लोगों के आते ही सैर व सियाहत, हंसी मजाक और तफरीयात का ग्राफ बहुत ऊपर तक चला गया। सुमी उम्मीद से थी। शकील उठते बैठते इसके लिए हदायत जारी कर रहा था। आराम से चलो, सीढ़ियाँ मत चढ़ो, वज़न ना उठाओ। इसकी ये हदायत भी हंसी का बहाना बन रही थी। शकील ने एक दिन मानी खेज लहजे में नबील से पूछा, भाईजान आप कब इस किस्म की हदायत जारी करने वाले हैं? नबील की बजाय रूमी ने जवाब दिया था और इसका जवाब खासा संजीदा था। वो बोली थी, अभी काफ़ी देर तक नबील को ऐसी हदायत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूमी का मूड देखकर इनमें से किसी ने मज़ीद बात करना मुनासिब नहीं समझा था। शकील, सोमी और टोनी की आमद के 5-6 दिन बाद वो लोग एफल टावर देखने गए। तकरीबन 950 फुट ऊंचा लोहे का ज़िमुशान मीनार, इसके नीचे इसकी चोटी पर बाकायदा मार्केटें और रेस्तोरां बने हुए थे। टोनी ने अपनी मालूमात का इजहार करने के लिए इन सबको बताया कि ये टावर तकरीबन 110 साल पहले मुकम्मल हुआ था। इस ज़माने में इस नादिर अजूबे पर $10 लाख खर्च आया था। हर साल दुनिया के हर खित्ते से हर नस्ल और रंग के करोड़ों इंसान इस अजूबे की सियाहत के लिए आते हैं। टावर की लिफ्ट्स बंद थी, लिहाजा इन्हें तवील सीढ़ियों के ज़रिए टावर पर चढ़ना पड़ा। सुम्मी भी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, लिहाजा शकील की जान पर बनी हुई थी। जब वो सारे निस्फ टावर की बुलंदी पर पहुंच चुके तो अचानक रूमी को याद आया कि वो अपना कैमरा नीचे ही भूल आई है। टावर के ऊपर से नज़र आने वाले हसीन मनाजर कैमरे के बगैर बेकार थे। नबील के मना करने के बावजूद वो कैमरा लेने के लिए नीचे चली गई। वो सारे वहीं खड़े इसका इंतज़ार करने लगे और अपने इर्द गिर्द फैले हुए रंगों और रोशनियों के समंदर से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। जब काफ़ी देर हो गई तो नबील ने शकील से कहा, मैं जाकर इसे ले आता हूँ। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। इसके जहन में अजीब सा वसवसा था। पता नहीं किसी वक्त क्यों इसे रूमी का रवैया अजीब सा लगता था। वो रूमी की जानिब से एक गैर यकीनी सी कैफियत का शिकार हो जाता था। टावर के निचले हिस्से में एक मुख्तसर सी मार्केट के सामने अचानक नबील के कदम ज़मीन ने पकड़ लिए। इसे यूं लगा था जैसे एकदम किसी ने इसकी आंखों में 2 दहकती सलाखें उतार दी हैं। नबील की नज़र एक स्याह फार्म पर जम कर रह गई थी। छोटी छोटी चमकीली आंखों और कसरती जिस्म वाला ये स्याह फार्म नौजवान नबील के लिए अजनबी नहीं था। ये स्मिथ था, वही स्मिथ जिसे नबील इस्लामिक सेंटर के बाहर रूमी के साथ जीप में देख चुका था और जो रूमी के साथ 1-2 मरतबा घर भी आ चुका था। स्मिथ का बाजू रूमी की कमर के गिर्द कसा हुआ था। वह उसके कान में सरगोशी के अंदाज में बात कर रहा था। फिर वो रूमी से अलहदा होकर मुस्कुराया और इसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालता हुआ भीड़ में गुम हो गया। नबील इस मंजर से और रूमी की नज़रों से छुपकर दूर निकल जाना चाहता था, मगर अचानक रूमी की नज़र नबील पर पड़ गई। इसका चेहरा सरसों की तरह जर्द हो गया। वो पहले ठटक गई, फिर तेज़ी से नबील की तरफ बढ़ी। ओए गोगे, तू सब कुछ समझ गया है ना? शौका खंगूरा मार के बोला। छोटे साईं, आप फिक्र ही ना करें। ये बात आपने मुझे पहले बता दी होती तो अब तक सारा काम सीधा हो गया होता। सुना है परवीन गांव में कुड़ियों का स्कूल खोलने का सोच रही है। शौका मूँछों पे हाथ फेर कर बोला। हाँ साईं, सुना तो यही है, पर लगता है चौधरी बहश्त अली ऐसा नहीं होने देगा। वो इस मामले में बहुत सख्त है। गोगा हुक्का ताज़ा करके शौके के सामने धरते हुए बोला। गोगे, तेरी शादी को कितने दिन रह गए हैं? साईं, आप बार बार क्यों पूछते हैं? आपको तो पता ही है 1 हफ्ता बाकी है। गोगा न्याज़मंदी से बोला। गोगे, तुझे क्या नहीं पता कि मैं क्यों बार बार पूछता हूँ? शौका घूरी डालकर बोला। पता है साईं। गोगा अजीब सी हंसी हंस कर बोला।
तू कहता है ना वो गेंदे का फूल है, शौका हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बोला। हाँ छोटे साहब, सच कहता है तो गुगे। मेले से वापसी पर ट्राली के ऊपर बैठे हुए मैंने इसे गौर से देखा है। फिर सारी रात मैं सो नहीं सका गुगे। छोटे साहब, लगता है प्यार हो गया है आपको। गुग्गा आंख मीच के हंसा। ओए नहीं ओए गोगे, प्यार क्या होता है, हम तो मलंग आदमी हैं। गुग्गा शौके की बात सुनकर बहुत जोर से हंसा। बस साईं, मेरी शादी होने की देर है। आपको पता है ना, प्रवीण की एक ही पक्की सहेली है और इसका नाम है आसिया। हाँ आसिया तेरी मंगेतर। साईं मंगेतर कहाँ, अब तो घर वाले ही कहें, 2-4 दिन की तो बात है। हो गए। ये तो बता, प्रवीण का किसी पिंड के मुंडे के साथ कोई चक्कर शक्कर तो नहीं? ना जी ना, वो तो किसी को घास ही नहीं डालती, बड़ी सीधी पदरी है जी वो, टेढ़ी हो जाएगी। शोका मंजी पे हाथ मार के बोला। वो कैसे जी? बस तू देखता जा मैं करता क्या हूँ। मैं समझा नहीं साईं। गुग्गा कभी साईं और कभी छोटे साहब कहकर शौके को मुखातब करता था। तो जबरू को तो जानता ही होगा ना, वो जो शहर में ईंटें सप्लाई करता है, वही ना? हाँ हाँ वही जबरू, बड़े काम का आदमी है, 3 कत्ल कर चुका है। तो कोई कत्ल करवाना है? गुग्गा हैरान होकर बोला। ओए नहीं ओए मूर्खा, कत्ल नहीं करवाना। हम तुझे ऐसे आदमी नजर आते हैं तो फिर छोटे साहब, एक खेल खेलना है। कैसा खेल जी? अब हर बात पूछता ही जाएगा, बस देखता जा और वक्त का इंतजार कर। छोटे साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। एक तरफ आप परवीन की तरफ रिश्ता भेज रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी बातें, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सब कुछ तेरी समझ में आ जाएगा, सब कुछ। शौका आंखें मीच कर बोला। अचानक इन दोनों को चौंकना पड़ा। दीनू मोची और बशीर कुमार इन दोनों की तरफ तकरीबन दौड़े चले आ रहे थे। दीनू हांफता हुआ शौके के करीब पहुंचा और बोला। शौके, बड़ा गजब हुआ है, फजलू बेचारे की तो बस कमर ही टूट गई। पर हुआ क्या? शौका हैरान होकर बोला। बशीर ने कहा, फजलू के दोनों पुत्रों को किसी ने इतना मारा है कि इनकी सारी हड्डियां टूट गई हैं। जूरी तो पता नहीं बचता भी है कि नहीं। कहाँ है वो? गुग्गे ने पूछा। दोनों कब्रिस्तान में पड़े हैं। नूरी तो होश में है लेकिन जूरी बस मुर्दा ही नजर आ रहा है। हम चौधरी साहब की तरफ जा रहे हैं, इनसे कहना है कि थोड़ी देर के लिए अपनी जीप दे दे ताकि इन बदनसीबों को अस्पताल तो पहुंचाया जाए। ये तो बहुत बुरा हुआ, शौका बुड़बुड़ाया, लेकिन ये जुल्म किसने किया है? पता नहीं जी, नूरी ने बस इतना बताया है कि मारने वालों ने मुंह पर मुंडासे बांध रखे थे, इनके पास कुल्हाड़ियाँ और डांगें थीं। शायद दीनू कुछ और भी बताता, लेकिन इनके पास वक्त कम था। वो दौड़ते हुए चौधरी के डेरे की तरफ चले गए। शौका अपनी जगह गुमसुम बैठा था, इसका चेहरा बिल्कुल सपाट नजर आ रहा था। जब दीनू और बशीर काफी दूर चले गए तो गुग्गे ने कनखियों से शौके की तरफ देखा। इसे अपने जिस्म में सर्दी की लहर सी दौड़ती महसूस हुई। इसे 4-5 दिन पहले का एक वाकया याद आ गया था। मेले से वापसी का मंजर इसकी निगाहों के सामने घूम गया। वो सब ट्राली पर बैठे थे, नूरी और जूरी भी थे। हंसी मजाक में नूरी के मुंह से एक बात निकल गई थी। परवीन, तेरे साथ क्या मसला है? तू शादी से इनकार क्यों करती है? जन्नत बीबी सर पे हाथ रख के बोली। माँ, बस मैंने कह दिया है ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तूने घर बैठे ऐसे ही बूढ़ा होना है। हाँ बूढ़ी हो जाऊंगी, इसमें किसी का क्या जाता है? परवीन चिढ़कर बोली। वो कुछ दिनों से बड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी, हर वक्त किसी गहरी सोच में गुम रहती थी। जन्नत बीबी ने हर हरबा आजमा लिया था, हर तरीके से परवीन के दिल की बात जानने की कोशिश की थी, मगर हर दफ़ा नाकाम रही थी। जन्नत बीबी ने नबील के मुतल्लिक़ भी पूछ लिया था कि इसके दिल में कहीं नबील का ख्याल तो नहीं है, मगर परवीन ने आगे से नफ़ी में सर हिला दिया था। वो किसी पर अपने प्यार का इजहार करना गुनाह समझ चुकी थी। परवीन के प्यार को कोई नहीं समझ सका था, शायद नबील भी नहीं। परवीन ने सिर्फ माई सैदा के सामने इसका इजहार किया था। माई सैदा ही वो वाहिद हस्ती थी जो परवीन के दिल का हाल जानती थी, और इसी माई सैदा ने कहा था, मोहब्बत तो सब कुछ खुद पे सहने का नाम है। सो वो सब कुछ खुद पे सह रही थी। इसे वादा करने वाले का इंतज़ार बड़ी शिद्दत से था। इसने ख़त में लिखा था, मैं बहुत जल्द गाँव आने का सोच रहा हूँ। सोचता हूँ गाँव में छोटी सी ज़मीन खरीद लूँ और इसमें हल चलाया करूँ। इसके इन अल्फाज में कितनी मोहब्बत और कितनी मिठास छुपी हुई थी। देख परवीन पुत्र, तो हमें ऐसे इम्तिहान में मत डाल के हम उठने जोगे ना रहें। शौके में 10 क्या कमी है, क्या बुराई है? तेरे भाई राजी, माँ प्यो राजी, तो फिर तुझे क्या मसला है? मेरी बेटी, माँ, मैंने कब कहा है शौके में कोई बुराई है? इसमें कोई कमी है? सब कुछ ठीक है, सब भला चंगा है।
पर माँ मुझे शादी नहीं करनी है, किसी से भी शादी नहीं करनी है। परवीन बोलते बोलते रो दी। ना मेरी सोनी है धिये रोते नहीं है, मेरे रब्बा मेरी इतनी मासूम सी धी को पता नहीं किस टुट पैने की नज़र लग गई है। जन्नत बीबी से खुद से लगा कर बोली, परवीन देख 2-4 दिनों में तेरी सहेली आंसू की भी शादी हो जाएगी, वो अपने घर की हो जाएगी, तू सारा दिन क्या करेगी। ये ज़िंदगी बड़ी औखी शय है पुत्र, गुजारना चाहो तो गुजरने का नाम नहीं लेती है। जन्नत बीबी दुख से बोली, माँ मैंने दिल में पक्का अहद कर लिया है, मैं गांव में कुड़ियों का स्कूल बनाऊंगी, मैं यहाँ की मासूम रूहों को तालीम के जेवर से आरास्ता करूंगी। ये मेरा ख्वाब है माँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में कोई ख्वाहिश नहीं की, पर ये ख्वाहिश की तकमील तो मेरा हक है ना माँ। दी सोनी, स्कूल बनाने और बच्चों को तालीम से आरास्ता करने से तुझे किसने मना किया है। तू शादी तो कर ले, फिर सब कुछ करती फिर। माँ शादी के बाद ये सब नहीं हो सकेगा। कैसे नहीं हो सकेगा माँ, तू जिस बारे में नहीं जानती क्यों बहस करती है। परवीन बेचैनी से पहलू बदल कर बोली। जन्नत बीबी जानती भी तो क्या जानती कि परवीन के सीने में कैसा तूफान मौजन है, इसकी धड़कनों में कैसा गम कैसा कर्ब छुपा हुआ है। अज़लों से जारी सारी इश्क की जड़ें इसके अंदर बहुत दूर तक गहरी हो चुकी थी। फराक के महीब जहन्नम ने इसके चेहरे की सारी सुर्खी चूस ली थी, इसके लबों की लाली को बेरंग कर दिया था। नबील के इंतज़ार की तवालत परवीन के चेहरे से इसकी मुस्कुराहट छीन कर ले गई थी। जब कोई ख़त आता था तो वो चंद घंटों के लिए खुश हो जाती थी, इसके बाद फिर फराक की बेरहम सर्द रात शुरू हो जाती थी। चंद घंटे का वसाल और फिर फराक ही फराक। वो मुखसर वसाल और लंबे फराक के दौरान चक्कर काट काट कर शिल हो चुकी थी। वो अब ऐसा विसाल चाहती थी जो फराक में तब्दील ना हो, ऐसा मिलन चाहती थी जो जुदाई से आशना ना हो, ऐसी मोहब्बत चाहती थी जिसके दामन में कर्ब के आंसुओं की लड़ियाँ ना हो। ये तमन्ना बहुत अरसे से दिल के साथ जुड़ गई थी कि नबील तुम जो भी हो, जैसे भी हो, जिस हालत में भी हो, मेरे नज़दीक रहो, मेरे सामने रहो, मेरी धड़कनों की ज़बान पढ़ो, मेरे अंदर की तड़प को महसूस करो। मैं तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकी और ना कभी कर सकूँगी, लेकिन तुम तो मर्द हो, तुम तो इजहार कर सकते हो, तुम इजहार क्यों नहीं करते हो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो फिर बोलते क्यों नहीं। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, तुमसे तुमको भी नहीं मांगती, क्योंकि मुझे इल्म है तुम आसमान हो और मैं ज़मीन हूँ। मगर ज़मीन आसमान को अगर छू नहीं सकती तो देखने का इख्तियार तो रखती है ना। ये इख्तियार मुझसे मत छीनो, यही तो मेरी ज़िंदगी है, इसी के सहारे तो मैं जीती हूँ। माँ कहती है ज़मीन पर रहते हुए चाँद की ख्वाहिश करने वाले लोगों को बेवकूफ़ कहते हैं। मैं माँ की ज़ुबान समझती हूँ, मुझे पता है मामी बहुत सख्त हैं, उन्होंने मामू को कभी गाँव नहीं आने दिया था, तुम्हें कैसे आने देंगी। मगर मैं एक महूम उम्मीद के सहारे ही तो जी रही हूँ। चाँद को पाने की ख्वाहिश तो बहुत बड़ी है, मैं इस ख्वाहिश को तकदीर पे छोड़ती हूँ, मगर चाँद को देखने का हक़ तो मैं रखती हूँ। मगर तुमने वो हक़ भी मुझसे छीन लिया है, ऐसा जुल्म तो मत करो नबील। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, तरसी आंखों की प्यास की तस्कीन मांगी है, अपना हक़ मांगा है तुमसे। प्लीज़ मेरा हक़ दो, प्लीज़ गाँव चले आओ, मुझे और मत सताओ। परवीन शादी से इनकार के ज़ोर पे अपनी मोहब्बत को बचाए बैठी थी। वो अपनी मोहब्बत को पता नहीं कहाँ कहाँ छुपाए फिरती थी, कभी आंसुओं में, कभी ख़तों को चूम के, कभी गर्ल्स स्कूल का नाम लेकर, कभी नबील की बैठी हुई जगहों को देखकर, इन्हें छूकर, कभी माई सैदा की दास्तान में खोकर, कभी नबील की कही बातों को सोचकर, इनके मफ़हूम पर गौर करके। इस नाजुक और थोड़ दिली लड़की को मोहब्बत ने सख्त जान बना दिया था, इसे इतना मजबूत बना दिया था कि वो किसी के सामने भी अपने प्यार का दुखड़ा नहीं फूलती थी, अपने गमों, अपने आंसुओं को अपने ही अंदर छुपाए फिरती थी। इसने सुना था मोहब्बत सब कुछ खुद पे सहने का नाम है, वो किसी को अपने दुख में शामिल नहीं करना चाहती थी। इसलिए माँ के ये कहने पर कि इसके दिल में कहीं नबील का ख्याल तो नहीं, इसने नफ़ी में सर हिला दिया था।
मोहब्बत की तपश ने इसके नाजुक सी कोमल लड़की को शायरी से रोशनास करा दिया था। अब इसका कलम फर चलता था, रोशनाई को करतास पे बिखेरता हुआ आगे निकल जाता था। इस रोशनाई में परवीन के प्यार की चमकती सदा माई के अलावा भी परवीन का एक राज़दां पैदा हो गया था। वो कागज़, कलम, स्याही थे जो परवीन के दुख दर्द की शिद्दत को जानते थे, इसे महसूस करते थे। जिस रात दोनों भाई और अम्मा अब्बा शौक़े से इसके रिश्ते की बातें कर रहे थे, वो सारी रात रोती रही थी। इसने रोते हुए एक गज़ल तहरीर की थी जिसका उन्वान इंतज़ार था। इसका मफ़हूम कुछ यूँ था कि लंबी रात बीत गई, तुम न आए, सारे दिन का थका हारा सूरज शाम की सुर्खी के पीछे छुप गया मगर तुम नहीं आए। चावल बनके तैयार होके कट भी गया, तुम नहीं आए। मेला बीत गया, तुम नहीं आए। तुमने कहा था जब चावल तैयार हो जाएगा तो मैं आऊँगा। मेला शुरू हुआ तो मैं आऊँगा। शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर आऊँगा, मगर तुम्हारे सब वादे झूठे हुए, तुम नहीं आए। तुम नहीं आए मगर मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ। मेरा इंतज़ार जारी रहेगा जब तक तुम नहीं आओगे, जब तक मैं तुम्हें इन आँखों से देख ना लूँगी। मेरा इंतज़ार जारी रहेगा, मेरा इंतज़ार जारी रहेगा।